जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। एसएससी जीडी के साथ साथ यूपी पुलिस के लिए हम कुछ जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सारे विद्यार्थी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस क्लास में हम जीएस के कुछ हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल के, स्टैटिक जीके के, इन सभी के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इनका वेटेज कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सभी से निवेदन है, तो हाथ जोड़ के तो सेशन को दबा के शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार बना है दोस्तों, उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना आप, ठीक है ना। तो आज के क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान से देखना। कि प्रश्न कहता है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बनवारी को घंटी मार। इंपीरियल बैंक की स्थापना, देखो इंपीरियल बैंक कौन सा है, ध्यान देना। आज इसे वर्तमान में, अगर प्रश्न आ जाए आज इसे वर्तमान की अगर बात बोले, वर्तमान में इसे कहा जाता है आपके एसबीआई बैंक। क्या बोलते हैं, एसबीआई बैंक है ये वर्तमान में एसबीआई बैंक है। और इंपीरियल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो ध्यान देना 1921 में। कब हुई थी, 1921 में। तो कई बार प्रश्न आता है कि जो एसबीआई बैंक है इसका पहले क्या नाम था, तो आपका जवाब रहेगा इंपीरियल बैंक। और प्रश्न पूछ ले कि एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई, तो आप बोलोगे सर 1 जुलाई 1955 को। अब प्रश्न आता है कि गुरुजी इस एसबीआई बैंक का वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है वो कौन है। इसका अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो दिनेश कुमार खर्रा। दिनेश कुमार खर्रा, खर्रा, ये याद रखना। और अगर पूछ ले एसबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर, एसबीआई बैंक का ऑफिस कहां पर है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, मुंबई में। कहां पे रहेगा भैया, मुंबई में, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना। अब कई बार प्रश्न पूछाता है कि 1949 की घटनाक्रम पूछ ले, तो याद रखना 1949 में आपका ध्यान रखना आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण, तो आप बोलोगे 1949 में। लेकिन प्रश्न आ जाए कि आरबीआई आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई जो बैंक की स्थापना है वह हुई थी आपके 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को। और इस आरबीआई बैंक का वर्तमान में जो इसका गवर्नर वह कौन है, तो आप बोलोगे शक्तिकांत कांत दास। और शक्तिकांत दास कौन से नंबर का है, 25वें। कौन से नंबर का है, 25वां इसका गवर्नर है। जबकि इसके इससे पूर्व कौन था, इससे पूर्व अगर मैं पूर्व की बात करूं तो याद रखना उर्जित पटेल। कौन था, उर्जित पटेल। और ये कौन से नंबर का मिलेगा आपको, 24वें। कौन से नंबर का, 24वें नंबर का। इस आरबीआई बैंक का राष्ट्रीय कब कब हुआ, 1949। जबकि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होती है, तो यानी कि ऑप्शन संख्या इसका राइट क्या हो जाएगा, आपके ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। दो बातें और याद रखना। कई बार पूछा आता है कि पंजाब पंजाब पीएनबी पीएनबी बैंक की स्थापना कब हुई थी, याद रखना 1894 में। कब हुई थी, 1894। और पीएनबी बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेता है, तो आपका जवाब क्या मिलेगा, दिल्ली। तो पीएनबी बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1894 में। और ये किसके प्रयासों से हुई थी, लाला लाजपत राय। तो अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि पीएनबी बैंक का जनक या पिता किसे बोलते हैं, लाला लाजपत राय को। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके इंपीरियल बैंक 1921 में बना था। कब बना था दोस्तों, 1921 का वर्ष आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले प्रश्न में क्या देगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना सारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, दीपक हमारे बीच में जुड़े, जय हिंद दीपक भाई। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार, एक तो याद रखना नोबेल पुरस्कार की स्थापना पूछता आपसे। नोबेल पुरस्कार की क्या पूछेगा, स्थापना। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या होगा, स्थापना की अगर बात आ जाए, स्थापना। तो आपका जवाब मिलेगा सर 1901 में की गई थी। कब की गई थी, 1901 में। और किसके द्वारा की गई थी, स्वीडन के द्वारा। स्वीडन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और किसकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल कौन था सर, जिसने 1863 के अंदर डायनामाइट नामक की क्या की थी, खोज की थी। उसकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक क्षेत्र में, आपके 6 क्षेत्र में। कितने में, 6 क्षेत्र में। याद रखना नोबेल पुरस्कार स्थापना के समय, जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना, या बोल सकते हो 1968 से पूर्व
पूर्व का मतलब कि पहले 1968 से पहले ये कितने क्षेत्र में था? 5 क्षेत्र में था। कितने क्षेत्र में था? तो 5 क्षेत्र में, यानी कि जो नया क्षेत्र जोड़ा, नया क्षेत्र जोड़ा। अब पूछ लेता है ये नया क्षेत्र कब जोड़ा? 1968 में जोड़ा था, और इसका नाम आता है अर्थशास्त्र। क्या नाम आता है? अर्थशास्त्र। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार जब स्थापना की गई थी तो कितने क्षेत्र में दिया जाता था दीपक भाई? 5 क्षेत्र में। जबकि वर्तमान में यानी कि 1968 के बाद अब ये कितने क्षेत्र में मिलता है आपके? 6 क्षेत्र में मिलता है। अब कई बार इनके 6 क्षेत्र पूछ लेता है तो वो ध्यान देना। तो एक नंबर पे आपको ध्यान देना, एक तो साहित्य। कौन सा? साहित्य। और एक याद रखना आपको भौतिक। कौन सा याद रखोगे? भौतिक। और एक याद रखोगे रसायन। क्या रखोगे? रसायन विज्ञान, रसायन। और एक याद रखोगे शारीरिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, या चिकित्सा बोल सकते हो इसको। और एक बोलोगे आप भैया आपके शांति। क्या बोलोगे? शांति। और एक बोलोगे आपके अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो कितने क्षेत्र हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 और 6। कितने क्षेत्र में दिया जाता है ये नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछ ले 6 के 6 क्षेत्र में कौन देता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? स्वीडन। याद रखना, स्वीडन आपके केवल जो शांति का जो पुरस्कार है ना, शांति का, तो शांति जो क्षेत्र में दिया जाता है वो नॉर्वे देता है। कौन देता है? नॉर्वे। तो यानी कि नोबेल पुरस्कार के 6 क्षेत्र में से 5 क्षेत्र में कौन देता है? आपके स्वीडन। और एक क्षेत्र में कौन देता है? आपके नॉर्वे देता है। तो नोबेल पुरस्कार की नींव किस वर्ष रखी गई? तो हमारे बीच में अर्जुन जुड़े हैं, तो अर्जुन को नमस्कार। अर्जुन घर पहुंच गया आज ये। अर्जुन सेशन को शेयर कर, यार दोस्तों को बोलो कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? एक बात और याद रख लेना, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय पूछ लेता है कई बार, पहला भारतीय। तो नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था सबसे भारत में? तो ये मिला था आपके 1913 में, जिसका नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। लेकिन भारतीय की वजह आपसे बोल देगा पहली महिला पूछ लेगा, तो पहली महिला। तो भारत के अंदर महिला की अगर बात करें तो याद रखना मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को मिला था 1979 के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो। और ज्यादा बातें अगला कोई क्वेश्चन मिलेगा उसमें हम देख लेंगे। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया कि किस घटना के विरुद्ध में गांधी जी, अब कौन सी घटना घटी थी जिसके तहत गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया? अंग्रेजों के द्वारा दी गई ये उपाधि थी और ये वापस लौटा देती है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा एक घटना गलत करवा दी जिसका नाम आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? अमृतसर में। कहां हुआ था? अमृतसर में। कई बार पूछा जाता है इस जलियांवाले बाग हत्याकांड की जो जांच की थी, जांच किसने की थी? तो आप पूछता है हंटर आयोग ने। किसने की थी भैया? हंटर आयोग ने। अब प्रश्न आता है कि जो जलियांवाले बाग हत्याकांड है, इस हंटर आयोग के द्वारा इसकी जांच की जाती है, और हंटर आयोग बोलता है, क्या बोलता है? बोलता है कि 379 लोगों की क्या हुई है? लोगों की मृत्यु हुई है। क्या हुई है भैया? मौत, यानी कि मृत्यु हुई है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कई बार प्रश्न आता है इस जलियांवाले बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई? गोलियां चलवाई भाई, तो गोलियां किसके आदेश पे चलवाई गई थी? तो याद रखना आपके जनरल डायर। किसके द्वारा भैया? जनरल डायर। तो कई बार ये प्रश्न आता है। और कई बार ये भी प्रश्न आता है जनरल डायर की जो हत्या है वो किसने की थी? हत्या। तो याद रखना ये सन 1940 में की थी। कब की थी? तो आपका उत्तर आएगा उधम सिंह ने। किसने की थी भैया? उधम सिंह के द्वारा। और कहां पे की थी? ब्रिटेन में जाकर। तो प्रश्न पूछता है कि जनरल डायर का संबंध किससे है? तो आप बोलोगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसके कहने पर यहाँ पे गोलियां चली गई। और इस आयोग में कितने लोगों की मृत्यु संख्या बताई गई? 379 व्यक्तियों की। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और इस घटना के बाद एक तो महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि को लौटा दिया? केसर ए हिंद को लौटा दिया। और इसी घटना के बाद आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो याद रखना एक तो सर की उपाधि। किसकी उपाधि भैया?
सर की, और एक उपाधि याद रखना जिसे बोलते हैं नाइट, नाइट हुड की उपाधि। किसकी भैया? नाइट हुड। अब ये दोनों उपाधियां हैं, ये किसकी थी भैया? रविंद्रनाथ टैगोर की। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये दोनों उपाधियां किस युद्ध के बाद लौटा दी थी? किस घटना के बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर अपना ये हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को बढ़ता हूं दोस्तों। कई बार ये भी पूछा था कि चौरी चौरा नामक जो घटना घटी थी कब घटी थी? 1922 में। कब घटी थी? तो यानी कि ये आपके 4 फरवरी 1922 को, लेकिन इसकी जो तिथि है वो 5 फरवरी बताई जाती है। लेकिन जो लाहौर कांड है आपका, ये लाहौर कांड किस वर्ष होता है? कमेंट करके बताना। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष होती है? 1925 में। कब होती है भैया? 1925 में। तो दीपक कहां घूम रहा था? फोन कहां तेरा? वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा करें सारे विद्यार्थी। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस पार्टी की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षता गांधी जी ने किस वर्ष की थी और कहां पे की थी? तो इसका जो सम्मेलन हुआ था ये कहां पे हुआ था? तो याद रखना, गांधी जी के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी को अपनाया जा रहा है वो अपनाया जा रहा है आपके बेलगांव में। कहां अपनाया जा रहा है? और बेलगांव में कहां पर भैया? आपके कर्नाटक में। और कब भैया? तो यानी कि कई बार ये भी प्रश्न आता है कर्नाटक कि बेलगांव नामक जगह कहां पड़ती है? कर्नाटक में। और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी भैया? महात्मा गांधी ने। हम किसकी बात करें? कांग्रेस की। किसकी बात करें? कांग्रेस। अब कई बार ये पूछा आता है कि सर जो कांग्रेस पार्टी है ना, इस पार्टी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इस पार्टी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये बता दो भाई साहब, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस पार्टी का वर्तमान में लीडर कौन है? तो बोलोगे मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका मल्लिका अर्जुन अर्जुन खड़गे खड़गे। तो मल्लिका अर्जुन खड़गे वर्तमान में क्या इसके अध्यक्ष हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना अगर मैं पूछूं आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना, तो स्थापना याद रखना, इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को। कब होती है? 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहां पर होती है दोस्तों? मुंबई में। कहां होती है? मुंबई में। एक तो याद रखना, जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई तो इसका लीडर पूछ लेगा, यानी कि आपसे संस्थापक क्या पूछ लेगा? फाउंडर पूछ लेगा। तो संस्थापक था ए ओ हयूम। तो ए ओ इसका क्या था? अयूम था। और कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी का पहला पहला अध्यक्ष पूछ लेगा, पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहला अध्यक्ष दोस्तों याद रखना, उसका नाम आता है WC बनर्जी। क्या नाम आएगा? WC बनर्जी। दीपक बनवारी ध्यान दे ले उरे, चला फिर इसको, पक्की बात है, बैठ जा। महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? 1924 में। कहां पर की थी? बेलगांव में। और इसके यानी कि जगह कहां पड़ती है? कर्नाटक में। कानपुर का अधिवेशन याद रखना, इसमें पहली महिला आपके 1925 में, और कौन थी? सरोजनी सरोजनी नायडू। तो आपसे कई बार प्रश्न आता है कि भारत की पहली महिला ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता कब की थी? 1900। और ये कहां पे की थी? कानपुर के अंदर। ये कई बार पूछा था। और पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था? आपके मुंबई में। लेकिन इस प्रश्न का अपना राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आपका बी। तो इसी प्रश्न से अभी इतनी बात याद रखें क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बची बताने के लिए, तो बाकी बातें हम बाद में देखेंगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि भारतीय रुपए के नए चिन्ह, यानी कि इस प्रकार का आपको एक सिंबल मिलता है। ऐसे सिंबल देश के अंदर, विश्व के अंदर 5 सिंबल है। कितने सिंबल है? एक आपने सिंबल इस प्रकार का सुना होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? डॉलर। क्या बोलते हैं भैया? डॉलर। तो कई बार ये भी आता है, ये आपके डॉलर है। फिर उसके बाद में इस प्रकार का आपको एक सिंबल देखने को मिलता है। क्या मिलता है? एक सिंबल देखने को मिलता है इस प्रकार का, ठीक है ना। उसके बाद में एक आपको इस प्रकार का सिंबल मिलेगा जिसका इस प्रकार का, एक ये वाला, ठीक है। और एक ये सिंबल आपको मिलेगा देखने को, एक ये वाला सिंबल। और एक ये सिंबल मिलेगा आपको देखने को, एक ये वाला।
यानी कि 1 2 1 3 1 4 1 5, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय जो मुद्राओं के जो सिंबल आपको चिन्ह दिखाई देते हैं वो कितने हैं भाई? आपके 5 है। इसमें से जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है इसका नाम है अमेरिका या अमेरिकन, अमेरिकन डॉलर। क्या नाम है इसका? अमेरिकन डॉलर। और ये आपके क्या है? पाउंड। ये क्या है? पाउंड। ये ध्यान देना, पाउंड। और ये आपके पूछे तो ये याद रखना, यूरोपीय यूरो। क्या नाम है इसका? यूरोपीय यूरो। और ये जापानी येन है। ये कैसी है? जापानी येन, याद रखना, ये जापानी येन है। और ये भारतीय क्या है? रुपया। ये भारतीय रुपया है। रुपया बहुत देशों की है, लेकिन ये भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह है। और ये प्रतीक चिन्ह का जो प्रतिपादन किया था, ये कब किया था? आपके 10 जुलाई, सॉरी 15 जुलाई, 15 जुलाई 2010 में। कब किया था? 2010 में। और किसके द्वारा भैया ये? तो इसका जो डिजाइनर है, वास्तुकार कौन है? डॉक्टर डी उदय कुमार। डी उदय कुमार के द्वारा इसका किया था, जिसका संबंध गुवाहाटी असम से रिलेटेड है। कई बार प्रश्न आता है कि जो भारत के अंदर सर रुपया है, इसको जारी कौन करता है? यानी कि रुपए को जारी कौन करता है? अगर बात करें तो जारी, तो आपका जवाब रहेगा राइट, आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। रुपयों की छपाई, यानी कि भारत के अंदर जो करेंसी है, मुद्राएं, इनकी छपाई भी कौन करता है? अगर आपसे पूछ ले छपाई भी, तो छपाई भी क्या बोलोगे आप? आरबीआई। अब प्रश्न आता है कि सर नोटों के ऊपर साइन भी कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर करता है सभी नोटों पर। लेकिन 1 रुपए के नोट पे आरबीआई का गवर्नर क्या नहीं करता? 1 रुपए के नोट के ऊपर वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी, वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी क्या करता है? 1 रुपए के नोट को जारी करता है, यानी कि उसके ऊपर क्या करता है? साइन करता है। तो इस प्रश्न में अपनी यहीं तक बात को रखेंगे। जितने विद्यार्थी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक भी करें। थोड़ी खाली नींद आवे, बाप चढ़ गई तेरे मन बेरो है। जब तो और गाल। अगले प्रश्न को देखिए भाई। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न में, भारत में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रमों का जन्मदाता कौन है? अब परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड आपका जन्मदाता पूछ रहा है, ये कौन है? परमाणु ऊर्जा। और भारत का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र सबसे पहले लगाया था, ये महाराष्ट्र में अप्सरा में लगाया था। कहां लगाया था? अप्सरा में। तो परमाणु ऊर्जा का जो इसे टैंक मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैंक मैन। तो इसे भारत का क्या बोलते हैं? टैंक मैन। तो भारत का जो टैंक मैन है वो कौन है? आपके परमाणु ऊर्जा का पिता, उसका नाम आता है डॉक्टर होमी जहांगीर। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये आपको ध्यान देना। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, पहला परमाणु ऊर्जा ऊर्जा जो केंद्र है, उसका नाम पूछ ले तो आपको बताना है तारापुर। क्या बताओगे? तारापुर। और ये तारापुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जैसे आपसे पूछेगा रावत भाटा, रावत भाटा। तो रावत भाटा नामक जो परमाणु केंद्र है कि परमाणु के माध्यम से बिजली बनाई जाती है, ये कहां पड़ता है? राजस्थान में। कहां पड़ता है? राजस्थान में। एक मिलेगा आपको नरोरा। क्या मिलेगा? नरोरा परमाणु केंद्र। ये कहां पड़ता है? आपके यूपी में। कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो रावत भाटा, नरोरा। एक मिलेगा आपको परमाणु केंद्र कैगा। क्या मिलेगा? कैगा। और ये कहां पड़ता है? आपके कर्नाटक में। एक मिलेगा आपको काकरापारा। क्या मिलेगा? काकरापारा। तो काकरापारा परमाणु केंद्र किस राज्य के अंदर पड़ता है? गुजरात में। अब कई बार आता है कि सतीश धवज नामक जो अंतरिक्ष केंद्र है, अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र, ये किस राज्य के अंदर है? तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश में। कहां है? जहां से हमारे जितने भी सैटेलाइट वगैरह हैं, जैसे कोई सैटेलाइट जैसे भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट को जो छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था, वो कहां से किया गया था? सतीश धवज। आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है श्री हरि कोटा। अब कई बार प्रश्न आता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोलते हैं? भारत का मिसाइल मैन बोलते हैं। तो इसको याद रखना, मिसाइल, मिसाइल मैन। तो भारत का जो मिसाइल मैन है वो कौन कहलाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखना आपको। और डॉक्टर सीवी रमन, इस सीवी रमन ने 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार जीता था। भारत का पहला वैज्ञानिक जिसने नोबेल पुरस्कार लिया, सीवी रमन, याद रखना। इस प्रश्न में इतनी बात याद रख लेगा। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम का पिता कौन कहलाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर। इस डॉक्टर होमी जहांगीर को क्या बोलते हैं? भारत का टैंक मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
टैंक मैन बोलते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन बोलते हैं। आपसे पूछ लेगा सतीश धवन एक अंतरिक्ष केंद्र है और ये कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और भारत का जो पहले परमाणु ऊर्जा से विद्युत बनाने का जो कारखाना या कोई आपकी जगह है वो कहां पड़ती है? और ये कहां पड़ती है? और ऐसे ही एक परमाणु से ऊर्जा बनाई जाती है जिसका नाम है कैगा, और ये कहां पड़ती है? और एक पूछेगा आपसे रावत भाटा, ये जगह कहां पड़ती है? और एक पूछेगा नरोरा परमाणु केंद्र, और एक पूछेगा काकरापारा परमाणु केंद्र, और एक पूछेगा कुंडल कुलम, और एक आपके ये कलपक्कम। तो कलपक्कम और कुंडल कुलम नामक दो परमाणु केंद्र है, ये आपके तमिलनाडु के अंदर पड़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा गया? दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा गया? महासभा को, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद को, सुरक्षा परिषद को, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को? याद रखना दोस्तों, ये जो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये यूएनओ के क्या है? अंग है। यूएनओ के क्या है भैया? ये अंग है, ये याद रखना, यूएनओ के अंग है। अब याद रखना यूएनओ एक संगठन है। इस यूएनओ संगठन के अंगों की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर कितने अंग काम करते हैं, अंगों की मैं बात करूं तो कितने अंग काम करते हैं? 6 अंग काम करते हैं। इस 6 अंग में से 2 अंग आपको इंपोर्टेंट याद रखने, एक तो महासभा, क्या याद रखोगे? महासभा, और एक याद रखोगे सुरक्षा परिषद। क्या याद रखोगे? सुरक्षा परिषद। एक तो सुरक्षा परिषद। अब कई बार प्रश्न आता है, इस महासभा को बोला जाता है दुनिया की लघु संसद, क्या बोलते हैं? लघु संसद। तो कई बार प्रश्न आता है कि कौन से अंग को विश्व की लघु संसद बोलते हैं? महासभा को। लेकिन किस अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है? यानी कि दुनिया का जो पुलिस मैन है वो किसे कहा जाता है? तो आप बोलोगे सुरक्षा परिषद। कई बार प्रश्न आता है कि सर यूएनओ के अंदर कितने लोग काम करते हैं, यानी कि कितने देश काम करते हैं? तो आप बोलोगे 193, सॉरी 193, यानी कि 193 देश है यूएनओ के अंदर। उसी प्रकार इस सुरक्षा परिषद के अंदर कितने देश है, इसके अंदर काम करने वाले देश कितने? तो याद रखना इसके अंदर देश आपके 15। कितने देश है? और 15 में से 2 प्रकार के देश है। एक तो परमानेंट रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी सदस्य। क्या बोलते हैं? स्थायी। और स्थायी देश कितने इसके? 5। और इसके अस्थायी देशों की अगर बात करी जाए तो अस्थायी, अस्थायी जो सदस्यों की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे भाई नया लड़का हमारी क्लास में है, क्या नाम है तेरा? सुरेश, ये बता दे सुरक्षा परिषद में टोटल देश कितने काम करते हैं? 15 में से स्थायी देश कितने हैं? तो अस्थायी देश कितने हैं? 10। कितने देश हैं? और याद रखना अस्थायी देश का अगर कार्यकाल पूछे तो कितने वर्ष का होता है? तो कई बार प्रश्न आता है कि सुरक्षा परिषद को दुनिया का क्या बोला जाता है? और दुनिया की लघु संसद किसको बोलते हैं? ये महासभा, ये सभी आपको दिखाई दे रही है, ये यूएनओ के क्या है? अंग है। और अंग कितने होते हैं? और यूएनओ संगठन के देश कितने हैं? और अगर पूछ लूं मैं इन सभी का मुख्यालय कहां पर है? इन ऊपर वाले तीनों का मुख्यालय याद रखना, इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में। कहां पे है? न्यूयॉर्क में। लेकिन जो आपको एक ये दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय कोर्ट। क्या बोलते हैं? और इस अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का हेडक्वार्टर याद रखना इसका पड़ता है द हैग में। कहां पड़ता है? द हैग। और द हैग नामक एक क्या है? नीदरलैंड में जगह है। क्या है? नीदरलैंड की एक जगह है, रख लोगे। तो यूएनओ संगठन के कितने अंग हैं जिनका हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में है सुरेश भाई? यूएनओ संगठन के कितने अंग हैं? 6, और जिनका हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में है। एक का कहां पे है? बाकियों का कहां पे है? और इस मुख्य संगठन का भी हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आपसे प्रश्न आएगा न्यूयॉर्क, सॉरी यूएनओ का कौन सा संगठन है, सॉरी कौन सा अंग है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज काम करते। कितने जज काम करते? और इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से पहला जो जज बना था, यानी कि न्यायाधीश बना था, उसका नाम था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और इसके अंदर कोई जज बनता है तो कितने साल काम करता है?
9 वर्ष। कितने साल काम करता है दोस्तों? 9 वर्ष का साल काम करता है। BL शर्मा, राम राम भाई, राम राम। सुरेश जाट जुड़े, बी उत्तर भाई, बिल्कुल सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर भी करें दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल बताना है। एक तो ध्यान देना, पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी आपके, अगर समय पूछ ले तो टाइम। हाँ, 1951 में चली थी। और ये कब तक चली थी? 1956 तक। कब तक चली थी? 1956 तक। और पहली मॉडल का जो उत्तर है वो क्या आपके, हेराल्ड डोमर मॉडल। लेकिन आपसे पूछ लेगा पीसी जो महानोबिस विकास मॉडल है, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है? दूसरी। तो कई बार पूछा आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के मॉडल को हम क्या बोलते हैं? पीसी महाली। तो याद रखना दूसरी को। अब एक याद रखना, पंचवर्षीय योजना ये कौन चलाता था पहले? योजना आयोग। कौन चलाता था ये? अब योजना आयोग हटा दिया तो क्या बंद हो गई आपके? पंचवर्षीय योजना। अब इसकी जगह क्या बन गया? नीति आयोग। तो पंचवर्षीय योजना कुल कितनी बनी है? कुल कितनी बनी है? तो याद रखना 12। कितनी बनी है? 12। एक तो ये आपको ध्यान देना है। कुल पंचवर्षीय योजना पूछ ले तो कितनी बनी है अर्जुन मेरे भाई? 12 पंचवर्षीय योजना बनी है। पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन कौन करता था, चलाता कौन था? इसको योजना है। अब योजना आयोग नहीं है, इसकी जगह क्या बन गया? नीति आयोग। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि नीति आयोग कब बना? नीति आयोग कब बना? तो नीति आयोग की स्थापना बता दो। वेरी गुड। 2008 नहीं, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 में क्या बना दिया आपके? नीति आयोग बना दिया। किसकी जगह से बना दिया? अब कई बार प्रश्न आ जाए कि योजना आयोग कब बना था, तो आपको ध्यान देना है 15 मार्च 1950 को। कब बना था? और जिसका अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री। तो अगर पूछ ले योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन योजना आयोग की जगह अब क्या बन गया? और नीति आयोग कब बना? याद रखना 2014 में देश का प्रधानमंत्री बन गया था नरेंद्र। और तब से अभी तक आपके कौन है? नरेंद्र। अगर प्रश्न आ जाए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है सुरेश? नीति आयोग का अध्यक्ष बता। देश का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? और अगर मैं आपसे पूछ लूं देश का प्रधानमंत्री बनना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। वेरी गुड दोस्तों, शाबाश। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन दीप विलय किस तिथि को प्रभावित हुआ? ये क्या है? इस प्रकार आपके एक जगह है, ये एक राज्य है आपका। अब इस प्रकार ये एक राज्य आपको, इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है? और इस वाले राज्य का नाम क्या है? गुजरात। अब याद रखना जो दमन व दीप है ना, ये दोनों एरिया कहां पड़ते हैं आपके? यहां पड़ते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा की ओर पड़ते हैं। अब ये दोनों यूटी क्षेत्र है, इन दोनों यूटी क्षेत्रों को क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया, विलय कर दिया। पहले दो थे, अब ये क्या अलग अलग एक है। अब दोनों को एक साथ कर दिया। और ये कब किया गया? 26 जनवरी। याद रखना 5 अगस्त 2019 को आपके क्या हुआ था कि जो जम्मू और कश्मीर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य का क्या कर दिया? राज्य का नहीं, गठन क्यों करेंगे? दर्जा समाप्त कर दिया, यानी कि राज्य हटा दिया। क्या कर दिया? यानी कि इस तारीख को हमारे क्या कर दिया? यानी कि 370 धारा को क्या कर दिया? समाप्त। क्या कर दिया? समाप्त। और बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर के दो क्या बनाएंगे? दो क्या बना देंगे? केंद्र केंद्र शासित 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 प्रदेश बनेंगे। कितने प्रदेश बनेंगे? एक का तो नाम होगा आपके जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे का नाम होगा आपके लद्दाख। क्या होगा? और इन दोनों को कब बनाया गया? तारीख पूछेगा तो 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर बने तो भारत के जो यूटी प्रदेश थे वो 7 + 2 कितने हो गए? 9। जैसे ही
दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक साथ कर दिया। अब ये 9 की बजाय अब कितने हो गए, ये 8 कितने हो गए भैया। और इन दोनों को कब जोड़ दिया, आपके 26 जनवरी 2020 को। यानी कि आज के दिन, यानी कि अगर प्रश्न आ जाए कि दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय गठन किस तारीख को मनाया जाता है, 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर कि विशेष राज्य का दर्जे को कब समाप्त किया गया। तो जितने विद्यार्थी सेशन में नए जुड़ते हैं दोस्तों, सेशन को दबा के आप शेयर करें, और अभी तक जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी जरूर करना क्लास को। जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा किस वर्ष में समाप्त किया गया दोस्तों, अभी बताए सुरेश। हाँ, 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को। यानी कि इस तारीख को हमने धारा 370 और धारा 35A को क्या कर दिया, इन दोनों को समाप्त कर दिया। तो कई बार प्रश्न आता है कि धारा 370 और 35A को किस वर्ष समाप्त किया, 5 अगस्त 2019 को, ठीक है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य अब राज्य नहीं है, ये अब क्या बन गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगले प्रश्न को देखिए, कोई नई बात नहीं इसमें। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, गोवा अपना पूर्ण राज्य कब बना। याद रखना, गोवा पर पुर्तगाल ने सन 1510 में अधिकार किया, ठीक है। एक तो ये याद रखना। अब पुर्तगाल से सन 1961 में मुक्त करवाया। तो यानी कि गोवा पुर्तगाल से कब मुक्त हो गया, लेकिन गोवा को एक पूर्ण राज्य का क्या मिल गया, दर्जा। और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, और किस तारीख को मिला, आपके 30 मई को। कब मिला भैया, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये आपको ध्यान देना है। गोवा पे सबसे पहले अधिकार किसने किया था, तो आप बोलोगे पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था, 1510 में। और 1510 से ये कब तक रहा था। अब 2 प्रश्न बता दो फटाफट से। एक तो प्रश्न आएगा गोवा मुक्ति दिवस, तो गोवा मुक्ति दिवस किस तारीख को आता है। और एक प्रश्न आएगा गोवा स्थापना दिवस, तो गोवा स्थापना दिवस की अगर बात करें तो बताना है 30 मई को। कब भैया। और अगर प्रश्न आ जाए कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट हो जाएगा 19 दिसंबर। और किस वर्ष में हमने इसको मुक्त करवा लिया था। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं, गोवा भारत का कैसा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है। किसमें भैया, एरिया में, किसमें। और इसका एरिया की अगर मैं बात करूं तो कितना है, 32 नहीं, 3702 वर्ग किलोमीटर में, 3702 किलोमीटर। और अगर प्रश्न आ जाए कि समुद्र से सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य भी कौन सा है, सबसे कम सीमा बनाता है समुद्र से, आपको ध्यान देना है। यानी कि तटीय सीमा छोटी। और तटीय सीमा छोटी कितनी लगती है, 106 किलोमीटर। कितनी लगती है, 106 किलोमीटर लगती है। अगर मैं पूछ लूं गोवा के पड़ोसी राज्य कितने, पड़ोसी राज्य कितने, तो पड़ोसी राज्य याद रखना, एक तो आपके कर्नाटक, कौन सा है, और एक याद रखना महाराष्ट्र, कौन सा है, महाराष्ट्र। अगर प्रश्न आ जाए कि गोवा कौन से तट पे है, गोवा कौन से तट पर है, तो याद रखना ये आपके पश्चिमी तट पे। किस पे भैया, यानी कि गोवा का जो तट लगता है वो किस पानी से लगता है, तो आप क्या बताओगे, अरब सागर से। अगर प्रश्न आ जाए कि गोवा के तट को क्या बोलते हैं, गोवा के तट को, हाँ, गोवा से लेकर गुजरात के तट को कोंकण तट बोलते हैं। इस प्रश्न में इतनी बात आपको ध्यान देनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है। यानी कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी, एक तो जीएसटी का पूरा नाम पूछता है, तो जीएसटी का पूरा नाम याद रखना, वस्तु
सेवा कर, सेवा कर, या इसको आप बोलोगे जीएसटी एक प्रकार का क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है भैया, कर है। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था, और ये किस वर्ष में लागू हुआ था, 1954 में। अब याद रखना दोस्तों, 1954 की एक घटना भी याद रखना, घटना, उस घटना का नाम है आपके पंचशील समझौता। अब पंचशील समझौता किस वर्ष होता है, 1900, और कितने दो देशों के बीच में होता है ये, एक तो आपके भारत और एक आपके चीन। तो पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ, 1954 में। एक 1954 की घटना भी याद रखना जिसका नाम आता है भारत रत्न की स्थापना। और याद रखना दोस्तों, आज के दिन कर्पूरी ठाकुर, तो कर्पूरी ठाकुर नाम करके एक व्यक्ति है, कौन है दोस्तों, एक व्यक्ति है। और ये क्या है याद रखना, ये बिहार का पूर्व क्या था, बिहार का ये सीएम रह चुका है। कहां का भैया, बिहार का। और इस कर्पूरी ठाकुर को भारत की ओर से यानी कि 49वां ये क्या बन गया, आपके एक व्यक्ति बन गया। और इस व्यक्ति को 49वां यानी कि क्या मिल चुका है, भारत रत्न। और कब मिला इसको भारत रत्न, तो याद रखना कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न आज के दिन दिया गया, यानी कि 26 जनवरी 2024 को। तो कभी प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में भारत रत्न कितने व्यक्तियों को मिल चुका है, हाँ आज दिया गया, इसकी घोषणा की गई थी आपके 12-13 जनवरी को, ठीक है ना। आज एक ही व्यक्ति नहीं मिला है। प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिला सकता है, दिला सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन भारत रत्न देता कौन है, राष्ट्रपति सम्मानित कराता है। तो यानी कि आज के दिन आपके कर्पूरी ठाकुर नाम करके व्यक्ति है, ये व्यक्ति में आपके पुरुष याद रखना। और ये बिहार का क्या रह चुका है, एक सीएम रह चुका है। और इसको जैसे ही भारत रत्न मिला तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए भारत रत्न प्राप्त करने वाले, 49 व्यक्ति हो गए। ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। नीरज शर्मा जुड़े हैं, राम राम मास्टर जी, राम राम भाई साहब। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जीएसटी अगर प्रश्न आ जाए कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, भारत में जीएसटी भारत में बोले तो याद रखना 1 जुलाई 2017 में। अगर प्रश्न आ जाए कि जीएसटी दिवस कब मनाया था, तो आप क्या बोलोगे, 1 जुलाई को बोलोगे। जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको ध्यान देना, हिंदी में बोलते हैं वस्तु सेवा कर। और इस जीएसटी को लागू करने के लिए भारत में एक समिति बनी थी जिसका नाम आता है विजय केलकर समिति। और जीएसटी को लागू करने के लिए जो संविधान संशोधन बना था वो 100वां संविधान बना था। क्या बना था, 100वां संविधान संशोधन। बिल की बात करें तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में ध्यान देना। एक बात बता दो मुझे आप, फ्रांस की कैपिटल का नाम क्या है, जर्मनी तो एक देश है। जर्मनी की कैपिटल पूछो तो बर्लिन, क्या बताओगे, बर्लिन। और आपके यूएसए की कैपिटल पूछो तो वाशिंगटन डीसी, क्या बताओगे। तो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति भी कौन था, खाली वाशिंगटन डीसी तो नाम रखा गया शहर का, वाशिंगटन डीसी। और इंग्लैंड किसकी राजधानी है, हाँ याद रखना, इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों के संयुक्त रूप को हम लंदन बोल सकते हैं। यानी कि इनकी जो कैपिटल का नाम है वो आपके लंदन है। अब फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है। अब एक बात बताइए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पड़ती है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात कर रहा हूं। यूएसए के अंदर एक शहर है जिसका नाम क्या है, न्यूयॉर्क। और स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछे तो भारत के गुजरात में। और आपसे मैं पूछ लूं आपसे, एफिल टावर कहां पे, एफिल टावर पेरिस में। एफिल टावर कहां पड़ता है, पेरिस के अंदर। एक यूनेस्को संगठन है, एक यूनेस्को संगठन का भी हेडक्वार्टर का है। अब एक बात बताइए, पेरिस जो नामक जगह है ये किस नदी के किनारे है, पेरिस नदी पूछ ले तो फटाफट से सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे। ऑप्शन कोई प्रश्न आए देख लेंगे। पेरिस में बहुत अच्छे अच्छे देखने को सीन मिलते हैं, यानी कि किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है।
अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है। लीपू लेख नामक एक दर्रा है। लीपू लेख क्या है? एक दर्रे का नाम है। और लीपू लेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रों से प्रश्न आता है, दर्रों से। एक याद रखना, बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडीला। अब बोमडीला दर्रे की अगर बात करें तो ये पड़ता है अरुणा में। कहां पड़ता है? अरुणा में। और एक आपसे पूछेगा दीफू दर्रा। कौन सा भैया? दीफू। और ये भी कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एक आएगा तुजू दर्रा। क्या नाम आएगा? तुजू दर्रा। ये पड़ता है आपके मणिपुर में। कहां पड़ता है? मणिपुर के अंदर। एक दर्रे का नाम देगा आपको पाल घाट दर्रा। क्या दे देगा? पाल घाट। और पाल घाट दर्रा पड़ता है आपके केरल में, जो केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है और नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह स्थित है। एक दर्रे का नाम आएगा थार घाट। क्या नाम आएगा? तो थार घाट पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? एक दर्रे का नाम दे देगा नाथुल्ला। क्या दे देगा? नाथुल्ला दर्रा। वेरी गुड। सिक्किम में। कहां पड़ता है ये? सिक्किम में। अब इसी बात पे एक बात बता दे मुझे तू, काराकोरम दर्रा कहां पड़ता है? काराकोरम। हाँ है, लद्दाख। और एक आपसे पूछ लू, सिप किला दर्रा कहां है? सिप किला। वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश में। जब सतलुज नदी भारत में आती है तो इसी दर्रे से प्रवेश होती है ना। हमारा विचार मर्जी खड़े सीरो आज ही काटोगे। लीपू लेक दर्रा कहां पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर। अब एक छोटा सा दर्रा बता दो मुझे आप, बनिहाल दर्रा कहां पड़ता है? बनिहाल दर्रा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। एक दर्रा और बता दो मुझे आप, बुर्जिल दर्रा, सॉरी जोजिला बता दो, जो लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। याद रखना, जम्मू एंड। सिप किला, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा पूछे तो घना ही और भी फेमस ही है, पहाड़ी एरिया बहुत है वहां ज्यादातर है। आगे देखिए, भारत का रुर प्रदेश किसको बोलते हैं? याद रखना, रुर जो प्रदेश की संज्ञा ली गई है ये जर्मनी से ली गई है। कहां से ली गई है? जर्मनी से। क्योंकि जर्मनी में एक क्या, ये क्या है? कोयला क्षेत्र है। कैसा भैया? कोयला क्षेत्र है। तो जर्मनी में एक, मनी सोना देख ले, काम की चीज है। रुर नामक जगह कहां पड़ती है? जर्मनी में। अब रुर एक क्या है? कोयला क्षेत्र है। वैसे ही भारत में कोयला उत्पादन में कौन सा क्षेत्र आ गया? इसलिए भारत में रुर प्रदेश किसको बोलते हैं? अगर रुर प्रदेश, छोटा नागपुर, पठार नाम ना मिले ना तो राज्य याद रखना। अगर झारखंड राज्य ना मिले तो किस नदी से कोयला निकलता है तो याद रखना। तो कई बार पूछाता है दामोदर नदी घाटी। इस नदी घाटी को भारत का क्या बोला जाता है? हाँ, राज्य बोले तो झारखंड, और आपके पठार बोले तो छोटा नागपुर का पठार। अब एक बात बता दे, कोयला, कोयले का सबसे घटिया किस्म बता दो, सबसे लो किस्म की बात करें तो? पीट। क्या बताया? और कोयले की बढ़िया बता दो, बढ़िया बेस्ट? एंथ्रे, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% के बीच होती है। और उसके बाद में जो आपके कोयला आता है उसको बोलते हैं बिटुमिन कोयला। क्या बोलते हैं? फिर तीसरे नंबर का आता है लिग्नाइट कोयला। फिर उसके बाद में आता है चौथा आपके पीट कोयला। अगर मैं प्रश्न पूछूं भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहां होता है? कोयले का उत्पादन, देखो झारखंड में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, लेकिन उत्पादन आपको याद रखना है उड़ीसा। अगर उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है तो किसको बताओगे? झारखंड को। अब एक बात बता दे, कोयले का अवरूप क्या कहलाता है? अवरूप, अवरूप या अपरूप, इसका क्या कहलाता है? हीरा। यानी कि हीरा कार्बन का क्या होता है? अवरूप होता है ना, अपरूप होते हैं। तो यानी कि कोयला कई सालों के बाद में किस में तब्दील हो जाएगा? हाँ। अब एक बात बता, आज सुबह ही बताया था, हीरा उत्पादन में कौन सी खान आ गया? पनारनी, पन्ना की खान। और किस राज्य में? हाँ, एमपी में। टिटिका झील दुनिया की सबसे ऊंची झील है। दक्षिणी अमेरिका पठार के एंडीज पर्वतमाला पे पड़ती है आपके। अगला देखिए, लूणी नदी कहां पर गिरती है? दीपक उरे बैठ जा, तेरे किमी कौन बताओ फिर। लूणी नदी कहां पर गिरती है यानी कि विलीन होती है? लूणी नदी जो अपना पानी गिराती है वो ध्यान देना आपके। हाँ, तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा कच्छ का रन। कच्छ का रन याद है कि तरह? लास्ट पर्सन आज की क्लास का तो नहीं देखूंगा, रुक जाए, कोई ना बोलिए, बनवारी बोल रहा बस।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है अन्नाईमुड़ी। याद रखना ये कहां पड़ती है, आपके केरल में। कहां पड़ती है? और इसकी हाइट याद रखना आपके भैया 2695 मीटर। महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियां पड़ती है कहां पड़ती है? 1501 मीटर आपके। धूपगढ़ की पहाड़ियां कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में। 1350 मीटर इसकी हाइट। और दोदा बेटा पड़ती है आपके तमिलनाडु में। और ये याद रखना दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट है 2637 मीटर। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन कराए इन क्वेश्चन को आप देख सकते हो।